हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लेवेंस्टाइन्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने जिस हिसाब से अटेम्प्ट करना है उसी हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं और बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार किया जाए। और ऐसे ही जो अलग-अलग और भी कई मॉडल्स हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, उनकी भी जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, यूडीसी होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड सर्टेन क्रिटिकल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू बी आउट ऑफ देयर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि अगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अपनी पॉवर्टी के सर्कल से बाहर निकलना है तो उनको कुछ ना कुछ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट तो चाहिए ही होगा, जिसका मतलब है क्रिटिकल मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी गरीबी से, जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, उनसे निकल सकें। बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन इन दीज कंट्रीज, the impact of increased capital accumulation is not reflected in terms of increased per capita income। अब अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी और इन्वेस्टमेंट करने से जो है जीडीपी पे भी असर पड़ गया, बढ़ भी गई और नेशनल इनकम थोड़ी बहुत बढ़ भी गई, मगर पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पर कैपिटा इनकम में कुछ दिख ही नहीं रहा। समझ की बात? क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने से तो पर कैपिटा इनकम, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है मगर पॉपुलेशन उससे भी तेजी से बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम तो गिर जाएगा ना उल्टा। with a view to increasing the per capita income to a level where it becomes self-sustaining, it is essential that certain minimum investment is injected into the system, providing the necessary breakthrough। और अगर इस लेवल को मेंटेन करना है कि पर कैपिटा इनकम काफ़ी बढ़ जाए और सेल्फ सस्टेन हो जाए, तो एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही, ताकि जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो ब्रेक थ्रू हो जाए और जो नेसेसरी जो कंडीशंस है वो क्रिएट हो जाएं जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़े या फिर डेवलपमेंट हो। समझ की बात? द सम एंड substance of the theory is that growth is not possible unless a certain minimum level of investment is injected into a system as a consolidated dose that pulls the system out of doldrums। तो सिंपल वर्ड्स में ये पूरी थ्योरी यही कह रही है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिस्टम में इंजेक्ट करनी पड़ेगी, जिससे जो इकोनॉमी जो डामाडोल चल रही है, या फिर ये कह सकते हो कि जो उथल पुथल चल रही है, या फिर जो गरीबी चल रही है, उससे निकलने के लिए दिस मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। इस जो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट कहा गया है। अब एक आधी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवेंस्टाइन, द सिग्निफिकेंटली लार्ज मिनिमम एफर्ट is necessary at the outset if the necessary minimum growth is to be achieved। अगर हमें कुछ मिनिमम लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव करनी है तो हमें कुछ ना कुछ मिनिमम लार्ज जो है वो मिनिमम एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा ना, कि मतलब सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। इट इज imperative for the sustained long period growth of less developed countries, LDCs मतलब less developed countries, that some minimum lump sum investment to be made such that the system is imparted the required stimuli। तो लेस डेवलप कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज में एक मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए जिससे स्टिमुलस क्रिएट हो और जो कंट्री है लेस डेवलप कंट्री, वो अपने हायर लेवल पे चली जाए, मतलब वो उस गरीबी के जो चक्कर हैं, जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, उसको तोड़ दे। अदरवाइज economies of these countries would continue to stagnate at low levels of income per capita despite increased capital accumulation and ever growing manpower। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो इकोनॉमी स्टेगनेंट रह जाएगी, स्टेगनेट कर जाएगी या स्टेगनेट रह जाएगी, एक ही बात होती है। लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम रह जाएगी और जितनी मर्जी कैपिटल एक्यूमुलेशन कर लो, जो पॉपुलेशन है उसके बढ़ने की वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, अब आ जाता है नीड फॉर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। हमें क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट क्यों चाहिए? नीड फॉर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट arises because of three reasons। Number one, many resources are of the nature that these cannot be applied in small amounts। कई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं हमारी इकोनॉमी में कि अगर हम उसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई फायदा सॉरी कोई फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इफ अटेम्प्टेड इट वुड रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अगर इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, स्मॉल इन्वेस्टमेंट की गई, तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज इतने अच्छे से डेवलप नहीं होंगी। अब आप इस लेवल पे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती हैं। नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती हैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। इफ अ कंट्री इज टू अचीव बैलेंस ग्रोथ, अगर किसी भी कंट्री ने बैलेंस ग्रोथ को अचीव करना है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट
इज ऑलमोस्ट अ प्री कंडीशन। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट करना ही पड़ेगा, एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बैलेंस ग्रोथ नेसेसिटेट्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सिस्टम, एराडिकेटिंग कन्वेंशनल वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल आउटपुट। बैलेंस ग्रोथ ये देखता है और ये नेसेसिटेट करता है कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो आए सिस्टम में, जो कन्वेंशनल वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाए, ट्रेडिशनल आउटलुक खत्म हो जाए और मॉडर्न तरीके से काम हो। बैलेंस ग्रोथ का तो यही काम था ना, सारे के सारे सेक्टर्स अच्छे से डेवलप हो। दिस ब्रेक थ्रू इज नॉट पॉसिबल विदाउट क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। तो अगर इकोनॉमी को ये सारी चीजों से निकालना है, उभारना है बाहर, तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट चाहिए। इन एवरी इकोनॉमी टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर एवर ऑपरेटिव। दो टाइप के फोर्सेज होते हैं। दीज आर स्टिमुलेंट्स दैट इम्पार्ट्स डायनेमिज्म इन द सिस्टम एंड लीड्स टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। उसमें से पहला क्या होता है, पहला जो फोर्स है वो है स्टिमुलेंट, जो कि क्या करेगा, डायनेमिज्म क्रिएट करेगा, उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। द अदर इज शॉक्स दैट एक्ट्स एज अ बॉटलनेक। और जो सेकंड जो फोर्स है वो है शॉक, जो इकोनॉमी को उल्टा नीचे लेके जाती है, जो हर्डल क्रिएट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जनरली इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज स्टिमुलेंट्स रिमेन्स डोमेंट। स्टिमुलेंट जो है वो सोए रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, वाइल शॉक्स आर रिलेटिवली मोर एक्टिव। शॉक्स जो है वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं और ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, इकोनॉमी को नीचे लेके जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। विद अ व्यू ऑफ फॉस्टरिंग स्टिमुलेंट्स, it is essential that the system is permitted with with some critical minimum effort। बेसिकली मतलब ये होना चाहिए कि जो शॉक्स हैं उनको दबाने के लिए और स्टिमुलेंट्स को फॉस्टर करने के लिए, फॉस्टर बढ़ावा देने के लिए जो है परमिशंस देनी चाहिए, ताकि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाती है कि अगर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि स्टिमुलेंट्स एनकरेज फील करें और जो जो ये है क्या कहते हैं, जो शॉक्स हैं वो मतलब कम हो जाएं या दब जाएं। ठीक है, अब अगर आपको शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स पे अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो भी आप अलग से भी लिख सकते हो। स्कोर थ्योरी में तो आपने लिखना ही लिखना है। शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स अकॉर्डिंग टू लेवेंस्टाइन, शॉक्स रेफर्स टू दोज फोर्सेस व्हिच रिड्यूस द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको। द इन अदर वर्ड्स शॉक्स डिप्रेस द डेवलपमेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे मैंने फोर्सेस के स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। शॉक्स में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो डेवलपमेंट को जो है सप्रेस करते हैं और डेवलपमेंट होने नहीं देते। ऑन द other hand, yeah, on the contrary, stimulant refers to those forces which raise the level of income, employment and output and investment etc etc, वो डेवलपमेंट को क्रिएट करते हैं। Since stimulants encourage the development forces, these are income generating forces। ठीक है, जो स्टिमुलेंट्स है वो इनकम जनरेटिंग फोर्सेज हैं, क्योंकि उनसे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट ये चीजें बढ़ती हैं ना। अ कंट्री इज सेड टू बी अंडरडेवलप्ड इफ द इम्पैक्ट ऑफ शॉक्स इज स्ट्रॉन्गर देन द इम्पैक्ट ऑफ स्टिमुलेंट, एंड it is said to be developed if the impact of shock is weaker than the impact of stimulant। अब कोई भी कंट्री डेवलप तभी कही जाएगी जिसमें स्टिमुलेंट्स जो है वो ओवर पावर कर दें शॉक्स को, और अंडर डेवलप तो आपको पता तभी हो जाएगी जब शॉक्स ज्यादा हो और जो स्टिमुलेंट्स हैं वो कम हो। Levenstein is of the view, is of the opinion that in underdeveloped countries, long run economic development does not take place because the magnitude of stimulants has been small and that of shocks is large। उनका ये मानना था कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तरक्की इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ शॉक्स ज्यादा होते हैं और जो स्टिमुलेंट्स है वो ना के बराबर होते हैं। द इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस हैव एन अपर लिमिट बट इनकम रेजिंग फोर्सेस हैव either no upper limit or a higher upper limit। तो आ जाके वही वो बता रहे हैं कि इन जो डिप्रेसिंग फोर्सेस हैं उनकी जो है स्पीड काफी ज्यादा है और जो इनकम रेजिंग फोर्सेस हैं उनकी जो स्पीड है वो काफी कम है। इट इज ओनली व्हेन द इनकम रेजिंग फोर्सेस आर स्टिमुलेटेड much beyond the income depressing forces that the critical minimum effort is reached and the economy would be on the path of development। जो इनकम को बढ़ाने की फोर्सेस हैं वो ज्यादा होने चाहिए और इनकम को डिप्रेस करने की फोर्सेस कम होने चाहिए, तभी जो है जो डेवलपमेंट का पाथ हासिल किया जा सकता है और तभी जो है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट के जो लेवल है उसको रीच किया जा सकता है, ऐसा लेवेंस्टाइन का मानना था। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ एजेंट्स। ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो ग्रो कर पाते हैं इकोनॉमी को, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। The rationale of critical minimum effort thesis is based on the existence of certain favorable economic conditions so that the income raising forces expand to a rate higher than the income depressing forces। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का वो यही कहता है कि जो इनकम रेजिंग फोर्सेस हैं उनके लिए फेवरेबल जो है माहौल बनाना है और इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस के लिए अनफेवरेबल माहौल बनाना है ताकि वो कम रहें और इनकम रेजिंग फोर्सेस ज्यादा हो और इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस कम रहें।
In the development process, such conditions are created by the expansion of growth agents. अगर ऐसा करवाना है तो growth agents के थ्रू ही ये काम हो पाएगा. The typical growth agents are the entrepreneurs, the investors, savers and the innovators. तो उनका ये मानना था entrepreneur, investor, savers और innovators जो है main growth agents हैं. The growth contributing activities result in the creation of entrepreneurship, increase in the stock of knowledge, the expansion of the productive skills of the people and increase in the rate of savings and investments. उनका ये मानना था कि ग्रोथ एक्टिविटीज वो हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट करती हैं या फिर स्टॉक ऑफ नॉलेज क्रिएट करती हैं या फिर ऐसी प्रोडक्टिव स्किल्स को जनरेट कराती हैं विद इन द पीपल ताकि उनको जॉब्स वगैरह मिलें और वो ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर पाएं. अब उन्होंने इंसेंटिव्स के बारे में बात की थी, जीरो सम इंसेंटिव एंड पॉजिटिव सम इंसेंटिव, वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा. ये अलग से भी 2 नंबर में आ सकता है. अकॉर्डिंग टू लेवेंस्टीन, the expansion of the growth agents depends largely on two sets of inducements. Number one, the zero sum incentives, which do not raise the level of national income but have only a distributive effect. तो जीरो सम incentives वो incentives हैं जो नेशनल इनकम को नहीं बढ़ाते, नेशनल इनकम को रेज नहीं करते, बट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट रहता है. मतलब अमीर गरीबी में चेंज आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज आ जाता है. दूसरी तरफ पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड रेज द लेवल ऑफ इनकम. तो पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स वो हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड होते हैं और इससे लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ता है. तो उनका ये मानना था इन लेस डेवलप कंट्रीज, इसको लीस्ट डेवलप कंट्रीज भी कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर एंगेज्ड इन जीरो सम इंसेंटिव्स विच आर नॉन ट्रेडिंग so as to enjoy greater monopolistic position, political power and social prestige. उनका ये मानना था अंडर डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज में सारे के सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जीरो सम एक्टिविटीज करते रहते हैं ताकि अमीर गरीब वो अमीर होते रहें और बाकी लोग गरीब होते रहें और पूरी की पूरी नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए वो काम नहीं कर पाते. वो इसलिए करते हैं ऐसा कि उनकी मोनोपोलिस्टिक पावर बढ़े या पॉलिटिकल पावर बढ़े या सोशल प्रेस्टीज बढ़े. These activities led to simple transferability of liquidity from some holders to others. तो इन एक्टिविटीज की वजह से गरीबों की जेब में से पैसा निकल के अमीरों की जेब में चला जाता है और कुछ नहीं होता, नेशनल इनकम उतनी की उतनी रहती है. On the other hand, the positive some incentives which are essential for the development have a limited scope in stagnant underdeveloped countries. तो जो underdeveloped countries जो stagnant है उसमें ये जो positive some incentives हैं इनकी activities limited ही रहती हैं. Even if some entrepreneurs undertake investment projects in anticipation of profits, their positive sum activities will degenerate and approach to the zero sum activities in the absence of net growth in the economy. अगर कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसा कर भी देते हैं कि भाई प्रॉफिट होगा, ये नया काम खोलते हैं, नई कंपनी सॉरी बोलते बोलते छींक आ गई. तो अगर कोई मतलब पॉजिटिव सम इंसेंटिव का काम कर भी देता है, पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स कर भी देता है, तो भी उसको आस्ता आस्ता वो जो है जीरो सम इंसेंटिव्स एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं. अपने आप ही वो जीरो सम एक्टिविटीज पे चला जाता है क्योंकि ओवरऑल नेट ग्रोथ तो इकोनॉमी में हो ही नहीं रही. दस मिनिमम एफर्ट शुड be large enough to create positive sum incentives so as to accelerate the pace of growth of economic development. तो कुछ मिनिमम एफर्ट लगाने जरूरी है, मतलब मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट लगानी जरूरी है ताकि पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स को एक्सेलरेट किया जा सके और जीरो सम इंसेंटिव्स वाले काम को मतलब डिस्करेज किया जाए. ठीक है. बट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज there are certain influences which adversely affect the per capita income. अब अंडर डेवलप कंट्रीज में कुछ चीजें जो कि पर कैपिटा इनकम को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं. दे आर पहली बात जीरो सम entrepreneurial activities that are directed towards the maintenance of existing economic privileges through the inhibition and the curtailment of potential and expanding opportunities. Basically zero sum एक्टिविटीज करते हैं एंटरप्रेन्योर्स ताकि वो अपनी पॉलिटिकल पावर को मेंटेन कर सकें, इकोनॉमिक पावर को कर सकें और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ा के नहीं देते कि किसी और को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए ये सेम काम की. समझ की बात. The conservative activities of both organized and unorganized labor against change. जो अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड लेबर है उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव रहती हैं, वो डेवलप तरीके से नहीं सोच पाते. थर्ड पॉइंट आ जाता है रेजिस्टेंस ऑफ न्यू नॉलेज एंड ideas and the simultaneous attraction of classical knowledge and old ideas. नए आइडियाज को फॉलो नहीं कर पाते, पुराने आइडियाज के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए तो अंडर डेवलप्ड कंट्री रहेगी. increase in essentially non-productive and conspicuous public or private consumption expenditure
that use resources that could otherwise be used फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन, मतलब उल्ट पुल्ट कंजम्पशन कर लेते हैं, शादी ब्याह पे इतने पैसे उड़ा देने और इस टाइप के सोशल एक्टिविटीज पे इतना ज्यादा खर्चा कर देते हैं और कैपिटल एक्यूमुलेशन या फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता नहीं है उनके पास. द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द कंसिक्वेंट लेबर फोर्स ग्रोथ that has the effect, other things being equal, of diluting the amount of capital available per worker. सिंपल वर्ड्स में पॉपुलेशन इतनी बढ़ा देंगे कि जो कैपिटल है वो तो बढ़ नहीं रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कैपिटल पर वर्कर तो कम ही हो जाएगी ना. हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, कैपिटल आउटपुट रेशो बहुत हाई रहती है, मतलब एक कैपिटल काफी कम आउटपुट प्रोड्यूस करती है. ठीक है. टू ओवरकम these influences, a large critical minimum effort is required to sustain a rapid rate of economic growth, which should stimulate the positive sum incentives and create forces to counter जीरो सम इंसेंटिव्स. तो मतलब एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे देश तरक्की करे और जो पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स है वो ज्यादा हो जाएं और जो नेगेटिव जो जीरो सम इंसेंटिव्स हैं वो खत्म हो जाएं या कम हो जाएं. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट द पर कैपिटा इनकम वुड गो अप, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, विच रेज द लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी. इट वुड लीड टू एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ एजेंट्स, इससे ग्रोथ एजेंट्स बढ़ जाएंगे. फॉल इन द इफेक्टिवनेस ऑफ फैक्टर्स इनहेबिटिंग ग्रोथ. ठीक है. जो इफेक्टिवनेस है फैक्टर्स की जो ग्रोथ को रोक रहे हैं उनमें फॉल आ जाएगा. ठीक है. इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पर यूनिट ऑफ कैपिटल एज कैपिटल आउटपुट रेशियो फॉल्स, कैपिटल आउटपुट रेशियो गिर जाएगी, मतलब एक मशीन या एक कैपिटल ज्यादा आउटपुट जनरेट करेगी. फॉल इन द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, फॉल इन द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, सच कैपिटल की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी क्योंकि आउटपुट ज्यादा क्रिएट कर पा रही है. creation of social and environmental conditions that increase इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी. तो ऐसे जो सोशल एंड एनवायरमेंटल जो कंडीशंस है वो क्रिएट होंगी जिससे इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी फैले, बंदा एक जगह से दूसरी जगह काम कर सके या एक फैक्ट्री से दूसरी जगह, तो मोबिलिटी बढ़ेगी. इंक्रीज्ड स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर काफी बढ़ जाएगा. फिर आ जाता है कि इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं. क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ, और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन वाई एक्सिस पे शो किया हुआ है. while the per capita income and इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन इज शोन ऑन वाई एक्सिस. आपने इसी तरीके से पेपर में भी एक्सप्लेन करना है, साइड पे डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेनेशन उसकी साइड पे लिखनी है ताकि पेज भरा भरा लिखे. ओ एफ लाइन, ये जो ओ एफ लाइन है ना, ये वाली, ये पॉइंट तक, ठीक है, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं. ओ एफ लाइन जो 45 डिग्री की है शोज द इक्वालिटी बिटवीन इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन. तो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दिया हुआ है इसके अंदर इक्वालिटी का साइन है, ये जो 45 डिग्री लाइन खींची है. ठीक है. जेड जेड कर्व रिप्रेजेंट स्टिमुलेंट्स, ये जो जेड जेड कर्व है ये वाली जेड जेड कर्व, ये क्या है, स्टिमुलेंट्स. एंड डी डी कर्व शोज शॉक्स, ये जो डी डी कर्व है ये कौन सी कर्व है, शॉक्स को दिखाती है. ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर डी डी and ZZ intersect each other, indicating the equality between the growth rate of population and the growth rate of income. ये जो E पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स बराबर हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ इनकम आपस में बराबर हैं, सो दैट द इकोनॉमी इज कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. और अंडर डेवलप्ड कंट्री इसी पॉइंट पे जाके विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में कैद होके रह गया है. OI इज द सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से यहाँ जोड़ दूं तो ये जो OI है, ये वाली है, OI इज द सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम. जो सब्सिस्टेंस लेवल पे जो इनकम है वो OI है. इफ इनकम लेवल इज रेज्ड फ्रॉम OI टू ON, अगर मैं इनकम लेवल को ये OI से इस लेवल से बढ़ा के ON कर दूं, यहाँ A पॉइंट तक कर दूं, तो क्या होगा, ON which is not in accordance with the critical minimum, the rising population will neutralize the increased income. अब इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई और जो इनकम में जो इंक्रीज आया था वो खत्म हो गया. समझ की बात, जो इनकम में जो इंक्रीज आया था उसका कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा मैं इनकम बढ़ा दूं, यहाँ तक तो नहीं ना पहुंची, फिर ये जो इंक्रीज इनकम है ये वैनिश हो जाएगी, गिरती 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 वापस वहीं पे चली जाएगी. समझ की बात. तो इसमें क्या है, द सिस्टम विल वंस अगेन रीच द सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग एज शॉक्स आर मोर पावरफुल देन द स्टिमुलेंट्स. क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो जो शॉक्स हैं वो काफी ज्यादा हो जाएंगे और स्टिमुलेंट जो है वो काफी कम हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि जेड जेड कर्व जो है वो स्टिमुलेंट को दिखाती है और ये जो डी डी कर्व है ये नीचे वाली
वो शॉक को दिखाती है। तो अगर यहाँ तक पहुंचाते हैं तो शॉक्स ज्यादा होंगे और स्टिमुलेंट्स कम होगी, ऐसा उनका मानना था। किनका मानना था ऐसा? लेवेंस्टीन का मानना था, उन्हीं का ये डायग्राम है। एज ओ एन लेवल ऑफ एट ओ एन लेवल ऑफ इनकम, इनकम राइजिंग फोर्सेज आर जस्ट ए एफ। मैं ओ एन लेवल ऑफ इनकम पे आपको बताता हूँ। ये जो ओ एन लेवल ऑफ इनकम है, इसमें इनकम राइजिंग फोर्सेज कितने? इनकम राइजिंग फोर्सेज इज जस्ट ए एफ, वाइल द डिप्रेसेंट सोर अप टू बी एफ। तो इनकम को बढ़ाने के जो फोर्सेज हैं वो सिर्फ ये है, मैं आपको रब करके बता रहा हूँ। इनकम को बढ़ाने के फोर्सेस सिर्फ एएफ हैं और इनकम को डिप्रेस करने के जो फोर्सेस हैं वो इतने ज्यादा हैं। तो जब इनकम को डिप्रेस करने के फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो हमेशा नीचे ही जाएगी। वाइल द डिप्रेसेंट सोर मतलब काफी ज्यादा है बीएफ, दिस विल ब्रिंग द इनकम लेवल डाउन टू ई अगेन विच इज जस्ट द सबसिस्टेंस लेवल। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी फिर से गिरनी शुरू हो जाएगी और गिरते 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 फिर से एक लेवल पे आके ई पॉइंट पे ही पहुंच जाएगी, ठीक है, जो कि सबसिस्टेंस लेवल था। सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम calls for such a rise in the level of national income where stimulants are stronger than the shocks so that the growth in income becomes self sustaining। अगर इस लेवल को तोड़ना है और ज्यादा ऊपर करना है तो हमें जो शॉक्स हैं उनका लेवल कम करना पड़ेगा और स्टिमुलेंट को बढ़ाना पड़ेगा। द इनकम लेवल शुड बी रेज टू ओपी। अगर हम इनकम लेवल को ओपी तक पहुंचा देते हैं, इस लेवल तक जहां पे ये दोनों कर्व्स दोबारा इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहां तक पहुंचा देते हैं तो एक जो मिनिमम एफर्ट लगेगा, मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट लगेगी जिसमें ओपी लेवल तक इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इफ द पर कैपिटा इनकम इज रेज टू ओपी, द इनकम राइजिंग फोर्सेस जनरेटेड विल रेज द इनकम लेवल टू एच जी। तो इनकम लेवल कहां तक पहुंच जाएगा? एच जी तक, ठीक है। यहां से देखो ये एच और ये जी, इस लेवल तक इनकम पहुंचानी है। इस लेवल तक पहुंचा दी, फिर से यहाँ पे बराबर हो गए तो फिर से नीचे आने का चांस खत्म, समझो, समझ की बात। इट विल इन टर्न generate the path of endless expansion of per capita income. Raising per capita income to OP and beyond point G is the critical minimum effort case। तो यहाँ का है कि भाई ओपी तक पहुंचाओ या इससे ऊपर पहुंचाओ तो आपकी एक्सपेंशन जो है बढ़ती रहेगी, फिर ये नीचे नहीं आएगी दोबारा, ठीक है। Hence the conclusion that if the initial level of investment is at least equal to the critical minimum effort, the growth process will become self sustaining। तो अगर मिनिमम ओपी लेवल तक इन्वेस्टमेंट कर दी तो ये जो ग्रोथ प्रोसेस हो जाएगा सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा और खुद ब खुद जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ती रहेगी। तो एक मिनिमम एफर्ट चाहिए कि जी लेवल तक, ये जो पॉइंट है जी लेवल तक हम अपनी जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, ठीक है। लेवेंस्टाइन हेल्ड द व्यू if वो ये मानते थे, held the view, यहाँ कॉमा लगा देता हूँ, if the income in least developed countries does not synchronize with the critical minimum effort, growth process in these economies can survive only if the economy is administered a heavy doses of investment coming in the form of external aid। तो उनका ये भी मानना था कि अगर थोड़ा बहुत कमी पड़ जाती है तो एक्सटर्नल एड के तौर पे भी बाहर से भी पैसा आ सकता है, इंजेक्शन के तौर पे बाहर से भी काफ़ी हैवी डोजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ सकती है ताकि इकोनॉमी एक हायर लेवल को अटेन कर सके। हाउएवर इफ द सिस्टम कैन नॉट अफोर्ड लमसम इन्वेस्टमेंट अप टू द स्टिपुलेटेड लेवल, दिस कैन बी स्टेगर्ड अक्रॉस अ कपल ऑफ ईयर्स। अगर ये जो एक मिनिमम लेवल की इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की तो कुछ साल के लिए हल्का फुल्का सा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, दोबारा वही आ जाएगा, समझ की बात। नेवरदीलेस it must be ensured that subsequent doses of foreign investment is administered well before the impact of the preceding one is exhausted। अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी भी है हमारे कंट्री में तो लगातार आती रहे, ये ना हो कि जो पहले आई थी इन्वेस्टमेंट और दूसरी इन्वेस्टमेंट आने के बीच में गैप ही इतना हो कि पहली वाली एग्जॉस्ट खत्म हो चुके, उसका मतलब कोई असर ही ना रहे, ठीक है, खत्म हो जाए, ठीक है। अब आ जाता है इसकी मेरिट्स क्या है, इस थ्योरी की मेरिट्स और फिर क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर्गुमेंट्स are offered in favor of the critical minimum effort theory। The two sets of forces simultaneously operate in less developed countries, that is the forces that stimulate the growth of income called stimulants and the forces retard the growth process या process of growth called
शॉक्स, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस थ्योरी ने डिस्कस किया शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सेवर्स एंड इनोवेटर्स acts as a stimulant while rising population, structural constraints, internal diseconomies and demonstration effect etc. जो हैं ये शॉक्स में आ जाते हैं. ठीक है. शॉक्स आर इनवेरिएबली स्ट्रॉन्गर देन स्टिमुलेंट्स इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज. ये पूरी थ्योरी में कहा गया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ शॉक्स ज्यादा होते हैं, स्टिमुलेंट कम होते हैं. क्रिटिकल minimum effort is required to break the overhauling strength of the shocks that keep poor country in the state of poverty. कि जो गरीब कंट्री है उसको पॉवर्टी पे ही रखते हैं शॉक्स, तो उन शॉक्स को तोड़ना बहुत जरूरी है. क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट से ये जो शॉक्स हैं ये ब्रेक थ्रू हो जाएंगे. द फॉलोइंग टेंडेंसीज आर जनरली वॉग इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज एंड दीज नीड टू बी एराडिकेटेड. इन चीजों को हटाना पड़ेगा. क्या क्या? अपोजिशन टू मॉडर्नाइजेशन एंड रेजिस्टेंस बाय वर्कर्स अगेंस्ट structural changes in the system to improve productivity levels. जो वर्कर्स पुराने तरीके से काम करना चाहते हैं उनको उससे हटा के मॉडर्न तरीकों से काम करवाना पड़ेगा ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए. एवर राइजिंग नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट एज वेल एज सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो भी वो अनप्रोडक्टिव खर्चा करते हैं उनको कम करना पड़ेगा. राइजिंग पॉपुलेशन कॉजिंग सरप्लस लेबर इन रिलेशन टू स्लो ग्रोइंग स्टॉक्स ऑफ कैपिटल. तो राइजिंग पॉपुलेशन है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जो है गरीबी से निकल पाएंगी ये, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं अब आउटपुट तो बढ़ रही है मगर पॉपुलेशन उससे तेजी से बढ़ रही है, तो फिर पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी. विद अ व्यू टू न्यूट्रलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ दीज नेगेटिव टेंडेंसीज अ लॉट ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट इज नीडेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट. इन सारी चीजों को कम करने के लिए या फिर इनको खत्म करने के लिए एक मिनिमम एफर्ट मतलब मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए. सेकंड मेरिट आ जाती है. लेवेंस्टाइन इज ऑफ द व्यू दैट ग्रोथ प्रोसेस इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज इंजीनियर्ड थ्रू एजेंट्स. उनका ये मानना था जो ग्रोथ एजेंट्स हैं वही जो ग्रोथ प्रोसेसेस को आगे लेके जाते हैं. दीज ग्रोथ एजेंट्स आर एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, सेवर्स एंड इनोवेटर्स. Expansion of these growth agents depends largely on two sets of inducements, that is zero sum incentives and positive sum incentives. इन growth agents को बढ़ाना है तो zero sum incentives and positive sum incentives पे फोकस करना पड़ेगा. इसमें से जो पॉजिटिव सम इंसेंटिव है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा. इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज पीपल आर जनरली एंगेज्ड इन सच एक्टिविटीज एज रिलेटेड टू जीरो सम इंसेंटिव. तो जीरो सम इंसेंटिव पे लोग काम करते हैं कि भाई नेशनल इनकम बढ़े ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होनी चाहिए, अमीर गरीब में वो चेंजेस आने चाहिए. समझिए बात. इट इज डिजायर्ड दैट द एम्फेसिस शिफ्ट फ्रॉम जीरो सम टू पॉजिटिव सम इंसेंटिव सो दैट द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इंप्रूव्स. इससे क्या होगा? नेशनल इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी. एंड दिस नीड्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट. इसके लिए क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट बहुत जरूरी है. थर्ड पॉइंट, सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इनविजिबल. उन्होंने ये कहा था कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनविजिबल है. इफ दीज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, अगर उनको फुली यूटिलाइज ना किया गया, इट वुड रिजल्ट डिसइकोनॉमीज. इससे क्या होगा? डिसइकोनॉमीज आ जाएंगी. ठीक है. Again, certain critical minimum effort is needed to push the system to a level where fuller utilization of the capacity becomes self-sustaining. Rather than internal diseconomies, the system should generate external economies. तो overall ये माना गया है कि भाई जो डिसइकोनॉमीज जो जनरेट कर पाते हैं उनको कम करना चाहिए और उन फैक्टर्स को कम करना चाहिए जिनकी वजह से डिसइकोनॉमीज होती हैं, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज को एनकरेज करना चाहिए ताकि एक्सटर्नल इकोनॉमीज होंगी तो बाकी सेक्टर्स को और बाकी जो ग्रोथ एजेंट्स हैं उनको भी मदद होगी और ओवरऑल डेवलपमेंट होगी. अगर आपको नहीं पता एक्सटर्नल इकोनॉमीज या डिसइकोनॉमीज वगैरह क्या होती हैं, आप मुझे कमेंट कर देना. मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है. अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट. लेवेंस्टाइन्स थ्योरी, लेवेंस्टाइन की जो थ्योरी थी, इज फेयरली क्लोज टू द बिग पुश ऑफ रोजेनस्टाइन रॉडन. दोनों सेम बात कहती हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, बल्क में इन्वेस्टमेंट करो. हाउएवर इट सीम्स मोर प्रैक्टिकल. जो लेवेंस्टाइन की थ्योरी है उन्होंने ज्यादा बातें की हैं. शॉक स्टिमुलेंट की बात की है, ग्रोथ एजेंट्स की बात की है, जीरो सम एंड पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स की बात की है. बिग पुश थ्योरी envisage bulk investment simultaneously across almost all the sectors, all the activities in the system, which the scant resources of the poor countries may not cope. तो सिंपल वर्ड्स में बिग पुश ने कहा था सारे के सारे सेक्टर्स में, सारे के सारे कामों में एक्टिविटीज कर दो. अब गरीब कंट्री के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि वो हर जगह इन्वेस्टमेंट कर दें. क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट इज लार्जली फ्री फ्रॉम दिस शॉर्ट कमिंग. क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में ऐसा नहीं कहा गया कि हर एक सेक्टर में कर दो. समझ की बात. येट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस व्हिच आर डिस्कस्ड एज अंडर. इनकी भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि नंबर 1, रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम.
लेबनस्टीन हैज फेल्ड टू वर्क आउट अ प्रिसाइज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। पूरी थ्योरी में ये कह रही है कि भाई पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहेगी, मगर इनके बीच में प्रिसाइज रिलेशन को डिस्कस नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू हिम, in less developed countries, population starts rising in the very initial stages of income growth without any critical minimum effort. अगर critical minimum effort नहीं करेंगे, population लगातार बढ़ती रहेगी. However, the fact is that the population in this stage tends to rise not because of the increased level of income but because of increased availability of medical facilities reducing the death rate. तो शुरुआत में जब अंडर डेवलप कंट्री डेवलप हो रही होती है तो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ती हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ना कि इनकम के बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है. Second point, non-economic factors. It is not very correct to say that following critical minimum effort, increased level of income brings about decrease in population size because of reduced birth rate. ऐसा भी कहना अजीब होगा कि अगर हम क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट को फॉलो कर देंगे तो पॉपुलेशन का साइज कम हो जाएगा, बर्थ रेट कम हो जाएगी. इनफैक्ट पीपल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डिपेंड्स अपॉन अ होस्ट ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों पे डिपेंड करते हैं. सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक फैक्टर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से मतलब जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो हो जाएगी, ऐसा नहीं हो पाता. ठीक है. नेक्स्ट, neglects the monetary and fiscal policies. पूरी थ्योरी में फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी की बात ही नहीं की. क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट इज क्रिटिसाइज्ड आल्सो बिकॉज it neglects the role of monetary and fiscal policies in the growth process of underdeveloped countries. Without monetary fiscal policy या monetary policy and fiscal policy कौन सी कंट्री डेवलप करेगी, ये तो इग्नोर ही कर दिया गया. नेक्स्ट है क्लोज्ड इकोनॉमीज. लेबनस्टीन्स थीसिस कंसंट्रेट्स ऑन क्लोज्ड इकोनॉमीज कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे. इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, foreign capital and international forces upon the level of income, इंटरनेशनल फोर्सेज अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. इन्होंने सिर्फ बात की कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है थोड़ी थोड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर दो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो बात ही नहीं की. अब थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट भाई लगातार करनी वो भी तो थोड़ी मुश्किल है ना. तो क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इतने ज्यादा फोकस नहीं दिया, थोड़ी बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की थी. नेग्लेक्ट ऑफ स्टेट रोल. गवर्नमेंट के रोल की तो कहीं बात ही नहीं की. गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा तो कोई भी कंट्री तरक्की कैसे करेगा, समझ की बात. लेमनस्टाइन ऑल्सो नेग्लेक्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट प्रोग्राम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस. तो उन्होंने ओवरऑल जो स्टेट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, बात ही नहीं की, बल्कि उनकी बात भी करनी चाहिए थी. विदाउट स्टेट रोल कैसे कोई भी कंट्री तरक्की कर सकता है. नेग्लेक्ट टाइम फैक्टर. Levenstein's thesis ignores the time factor, which is important for steady efforts of growth. Time की बात ही नहीं की. To ensure takeoff of the economy, the basic changes have to made in the institutional. मैं यहाँ आई का पॉइंट लगाना भूल गया. इन द इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड दीज कैन बी डन ओनली व्हेन सफिशिएंट टाइम इज अवेलेबल. तो अगर हमने इकोनॉमी को टेक ऑफ पे लेके जाना है तो बेसिक स्ट्रक्चर तो या इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए. रातों रात थोड़े ना के सारे जो एजेंट्स हैं उनको पैसे दे दिए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी और रातों रात इकोनॉमी का टेक ऑफ हो गया. तो इसके लिए तो एक सफिशिएंट टाइम चाहिए. टाइम कितना चाहिए उसकी तो बात ही नहीं हुई. नेक्स्ट, अनफाउंडेड बेसिस. द assumption of the Levenstein's model that if the initial investment is below the minimum critical level, there will be an increase in population is not correct. उन्होंने कहा था कि अगर मिनिमम क्रिटिकल लेवल से अगर कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. ठीक है. प्रोफेसर मिंट इज ऑफ द व्यू दैट this assumption gives a direct relation between the income and population which cannot be proven experimentally. तो इसके बीच प्रोफेसर मिंट ने कहा कि अगर ऐसा चलें करें तो फिर इन्होंने तो इन्वेस्टमेंट के बीच में और पॉपुलेशन जो इनकम है, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट हुई है उसके बीच में और पॉपुलेशन में डायरेक्ट रिलेशन बता रही है कि अगर इस लेवल से इनकम ना बढ़ी तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जो कि एकदम से एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो एम्पेरिकली ये थ्योरी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं मानी गई. तो ये था पूरा का पूरा लेवेंस्टीन्स का क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.